सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कॉची-रीमान इक्वेशन, आफ्टर दैट हार्मोनिक फंक्शन एंड मिलने-थॉम्सन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज पावर सीरीज एक्सपेंशन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी सिलेबस में है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये दो डिस्कस करने के पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो पावर सीरीज एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है और उसका कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो समझना जरूरी है। बिकॉज टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी वन टाइप ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन ही है। जो हम सिलेबस में है डिस्कस करेंगे, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज दैट आर वन टाइप ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज का कन्वर्जन टेस्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो किस रीजन में कन्वर्ज करेगा, किस रीजन में डाइवर्ज करेगा। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे जनरल जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है उसका फॉर्म क्या होता है एंड वो कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो देखिए क्या लिखा गया है, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z इज एनालिटिक एट द पॉइंट z इक्वल टू z0। तो फंक्शन जो है f of z, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट द पॉइंट z इक्वल टू z0। z0 पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब बताया गया था, z0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसके नेबरहुड में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन f of z कैन बी एक्सपेंडेड इनटू पावर सीरीज अबाउट z इक्वल टू z0। तो z इक्वल टू z0 पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो z0 के अबाउट हम फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फंक्शन को पावर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी एनालिटिक होना क्यों जरूरी है इस क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर बाद में आ रहा हूं, ठीक है। ये एनालिटिक होना क्यों जरूरी है मैं इसमें थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। मेरा वॉइस क्लियर है ना? कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर है सर। तो फंक्शन एनालिटिक होगा z इक्वल टू z0 पे, तभी हम z इक्वल टू z0 के अबाउट पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। एनालिटिक होना क्यों जरूरी है अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सपोज फंक्शन एनालिटिक है तो z0 के अबाउट पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मेट क्या होगा देखिए। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z अबाउट z इक्वल टू z0 विल बी दिस। This is the mathematical expression of power series expansion of fz about z equal to z0. f of z equal to summation over n cn z minus z0 whole to the power n. इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म आ जाएंगे। This is the general form of power series expansion about z equal to z0. ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन ना हो कि अगर रियल फंक्शन होता तब भी पावर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्म यही होता है। अगर आपको बोला जाए रियल फंक्शन है fx, उसका पावर सीरीज एक्सपेंशन x इक्वल टू x0 के अबाउट, तब भी जनरल फॉर्म यही होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो ध्यान रखना है, आप देखिए ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है वो किस पॉइंट के अबाउट है, z इक्वल टू z0 के अबाउट है। इसीलिए इस पावर सीरीज एक्सपेंशन में z माइनस z0 के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z माइनस z0। एक्सपेंशन z इक्वल टू z0 के अबाउट है, इसलिए पावर सीरीज एक्सपेंशन में z माइनस z0 के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट है। अगर ये एक्सपेंशन 0 के अबाउट होता, डिस्कस भी करेंगे, बहुत एग्जांपल्स भी हैं, अगर ये एक्सपेंशन 0 के अबाउट होता तो किसके पावर्स आते? z के। बिल्कुल सही। z0 के अबाउट एक्सपेंशन है तो z माइनस z0 के पावर्स आ रहे हैं। अगर z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन होता तो z के पावर्स आते। ठीक है, तो फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन z इक्वल टू z0 के अबाउट जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब ये कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया था, ये एक्सपेंशन लिखने के लिए z इक्वल टू z0 के अबाउट फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अब फंक्शन एनालिटिक होना क्यों जरूरी है? फंक्शन एनालिटिक होना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट्स है ना, दीज आर बेसिकली कांस्टेंट कोएफिशिएंट। cn जो है ये z पे डिपेंड नहीं करता, दीज आर सम कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, दीज आर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ना कुछ देर बाद जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं ये फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ रिलेटेड है। ये जो cn है, cn इज प्रोपोर्शनल टू nth order derivative of the function at the point z0। कुछ देर बाद हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे, वहां पे ये यूज किया जाएगा। जो cn है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ प्रोपोर्शनल है। इस पॉइंट पे z0 पॉइंट पे, ये पावर में ये ब्रैकेट के अंदर n लिखने का मतलब है ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, z इक्वल टू z0 पे। अब मुझे बताइए फंक्शन एनालिटिक होना क्यों जरूरी है। अगर फंक्शन एनालिटिक ना होता, सपोज अगर ऐसा हो ये फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, अगर ऐसा होता at z equal to z0, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो डिफरेंशिएबल नहीं है।
एफ ऑफ जेड जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल, यू कैन से एट जेड नॉट एंड द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट ऑल्सो डिफरेंशिएबल, you can say at z naught and in the neighborhood of z naught. तो एनालिटिक अगर नहीं है तो z naught पे डिफरेंशिएबल और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मुझे बताइए, अगर ये z naught और नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या हम cn कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज़ cn किस पे डिपेंड करता है? cn फंक्शन के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप क्या ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे? कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो cn लिखना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ cn किसके साथ प्रोपोर्शनल है? डेरिवेटिव के साथ। तो ये एक्सपेंशन ही पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ इस एक्सपेंशन में फंक्शन के डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो ये कोएफिशिएंट्स तो पता करना पॉसिबल ही नहीं है, तो पावर सीरीज एक्सपेंशन में लिखना भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का z0 पे एनालिटिक होना जरूरी होता है। फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर z इक्वल टू z0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होने के लिए z0 पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये सिर्फ डिफरेंशिएबल है, नेबरहुड का मतलब क्या है? ये जो बोला गया है कि डिफरेंशिएबल z0 पे नहीं होगा और नेबरहुड पे नहीं होगा। नेबरहुड पे अगर नहीं होता, बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है फंक्शन z0 पे डिफरेंशिएबल हो बट नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल ना हो। ऐसा भी हो सकता है जो फंक्शन z0 पे तो डिफरेंशिएबल है बट नेबरहुड में नहीं है। कल डिस्कस किया था, जो फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बट नेबरहुड में नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो फंक्शन z0 पे डिफरेंशिएबल हो बट नेबरहुड में ना हो। तब क्या प्रॉब्लम होगा? तब ये प्रॉब्लम होगा, ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में ये जो z होता है और ये पावर सीरीज एक्सपेंशन में जो z होता है, ये कौन सा z है? ये z कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है? नेबरहुड होता है सर। नेबरहुड में, नेबरहुड, राइट। इट इज एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z0। इसलिए नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z0, इसलिए z0 पे भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है और नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन में ये जो z होता है, ये एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z0। ठीक है, इसने क्वेश्चन किया है ये नेबरहुड कैसे डिसाइड करेंगे, आएंगे उसमें। वही चीज आपका होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये नेबरहुड कहां तक जाएगा पावर सीरीज एक्सपेंशन में, ये नेबरहुड कहां तक जाएगा उसी को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आएंगे। तो z है एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z0, और ये जो z0 है, z0 को बोला जाता है सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। बिकॉज़ ये एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट है? z0 के अबाउट है, तो z0 को बोलते हैं सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। कहां तक ये नेबरहुड होगा ये अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके राइट, ये z0 होगा इन द नेबरहुड ऑफ z0। तो इस स्लाइड में जो पॉइंट बताया, क्लियर एवरीवन? यस सर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है, इसका कन्वर्जेंस टेस्ट कैसे किया जाता है और रीजन और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करना, मतलब किस रीजन में कन्वर्ज करेगा, किस रीजन में डाइवर्ज करेगा, कैसे चेक किया जाता है। उसी से आप आइडिया लगाएंगे ये नेबरहुड जो है वो कहां तक कंसीडर करेंगे। ओके, ये एनी पॉइंट इन द नेबरहुड, ये नेबरहुड कहां तक कंसीडर करेंगे वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से पता चलेगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन, ये जो लिखा गया दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू z0। z इक्वल टू z0 के अबाउट फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन जनरल फॉर्म ये है। अब इसका कन्वर्जेंस हम टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए ये फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज है? कितने टर्म्स इसके अंदर? इनफाइनाइट सीरीज टर्म्स है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है बिकॉज़ इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट नेचर का भी हो सकता है, डाइवर्जेंट नेचर का भी हो सकता है। जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट नेचर का भी हो सकता है, डाइवर्जेंट नेचर का भी हो सकता है। तो कन्वर्जेंट सीरीज और कन्वर्जेंट नेचर का होने का मतलब, कन्वर्जेंट सीरीज होने का मतलब है सम ऑफ द सीरीज विल बी ए फाइनाइट क्वांटिटी। इनफाइनाइट सीरीज है बट सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट होगा। सम ऑफ द सीरीज इज फाइनाइट, तो सीरीज को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। इसका ऑपोजिट डाइवर्जेंट सीरीज, जब सम ऑफ द सीरीज इनफाइनाइट होगा। Divergent series means sum of the series is infinite.
तो इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, मतलब कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट्स हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट, रैबिज टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट्स हैं। इनफाइनाइट सीरीज तो अलग एक टॉपिक है, जो इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके रिलेटेड मैं एक नोट्स आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे बहुत पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट टेस्ट करने के जो डिफरेंट मेथड्स है, उसके रिलेटेड मैं एक फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जितना जरूरी है मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट नेचर का है या डाइवर्जेंट नेचर का है, उसके लिए हम रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे, उसी से काम चल जाता है, ठीक है, रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। तो रेशियो टेस्ट क्या है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, जिस नॉर्मल पॉलिनोमियल सीरीज होती है एक्स वगैरह की, जिसमें z नहीं होता, उसमें सर जैसे ब्रैकेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, इसमें सर वही है क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो वहां पे जो नॉर्मल फंक्शन के लिए आप जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखते हैं, वो बेसिकली एक वन डायमेंशन में होता है। इस केस में जो रीजन आएगा वो एक टू डायमेंशनल सर्कुलर रीजन आएगा, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स मोर और लेस सेम होगा, बट इफेक्ट्स के लिए क्या होता है, 1D रीजन होता है, 1D होता है रीजन, और इसमें 2D रीजन होगा, सर्कुलर शेप में आएगा। That's why we call it bracket of convergence and here we call it radius of convergence. बिल्कुल, जो ब्रैकेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो बेसिकली 1D रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। Yes, thank you. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो रेशियो टेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वो चेक करने के लिए सीरीज ये टेस्ट यूज होता है। तो सपोज आपके पास एक सीरीज एक्सपेंशन है इस तरीके, a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन। ऐसा इनफाइनाइट सीरीज प्रेजेंट है, आपको चेक करना है ये सीरीज कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, मतलब सीरीज का सम फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod an plus 1 अपॉन mod an, सॉरी पूरे का ही mod है, an plus 1 अपॉन an इसका mod, ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ये लिमिटिंग वैल्यू अगर लेस देन 1 है, देन इट इज एन कन्वर्जेंट सीरीज, पर सीरीज का सम फाइनाइट आएगा। इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आता है, देन इट इज एन डाइवर्जेंट सीरीज। लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट सीरीज, ग्रेटर देन 1 आया देन इट इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब सीरीज का सम इनफाइनाइट आएगा। अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, बाई चांस किसी केस में अगर आ गया इक्वल टू 1 अगर आ जाता है, तो इस टेस्ट से हम कुछ नहीं बता सकते, नो कंक्लूजन। उसके लिए हमें दूसरे टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उसका हमें यहां पे ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 1 आएगा तो उसका ऐसा हम यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे इक्वल टू 1 आ गया मतलब नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन मतलब कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है हम नहीं बता सकते, ठीक है। इस केस में दूसरे टेस्ट किए जाते हैं, रैबिज टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट इस पार्ट का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जस्ट इसी को बात करेंगे, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। आपको लगेगा इक्वल टू 1 तो कभी नहीं आएगा, लेकिन इक्वल टू 1 जब होगा ना, तब क्या आएगा, मतलब कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, वो फंक्शन देख के ही हमें पता चल जाएगा। इक्वल टू 1 जब आएगा तो वो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, वो हम फंक्शन से पता कर सकते हैं। इसलिए ये इक्वल टू 1 वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट हम लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ऐसे बात करेंगे, ओके। नाउ इस रेशियो टेस्ट को यूज करके जो भी पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखा गया था उसका कन्वर्जेंट चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है, f of z इक्वल टू समेशन ओवर n, प्लीज म्यूट रखिए, cn z माइनस z नॉट होल टू द पावर n। यहां पे जो इनफाइनाइट सीरीज लिया गया था वो इस फॉर्मेट का है, समेशन ओवर n an, तो अगर आप कंपेयर करके देखें यहां पे an का वैल्यू काफी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दिस एंड दिस, जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है और जो स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्म होता है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप। an काफी आसानी से लिख सकते हैं, an क्या होगा, तो an यहां पे होगा पूरे जो टर्म है, an इज इक्वल टू cn z माइनस z नॉट होल टू द पावर n, ये an है, कंपेयर करके पता चलेगा। तो और an प्लस 1 क्या होगा, n के बदले n प्लस 1 लिख दीजिए, cn प्लस 1 z माइनस z नॉट होल टू द पावर n प्लस 1। क्लियर एवरीवन? कंपेयर करके an और an प्लस 1 हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये कैलकुलेट करेंगे।
जब लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। बेसिकली हमें कन्वर्जेंट टेस्ट करना है, ठीक है। कन्वर्जेंट टेस्ट करेंगे तो डाइवर्जेंट के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। an और an+1 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सर ये जो सर जो आपने पहला एक्सपेंशन लिए हैं समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n, तो क्या ये भी फंक्शन ऑफ z है जो आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे an कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। an कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ z भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे an ये दोनों कंपेयर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस फॉर्मेट में cn कांस्टेंट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में an कांस्टेंट भी हो सकता है, z का फंक्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। तो नेक्स्ट हम ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन will be convergent in nature पावर से एक्सपेंशन लिखा गया है, ये कन्वर्जेंट नेचर का होगा अगर वो लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 आता है। और हमें कन्वर्जेंट बेसिकली चेक करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an+1 अपॉन an, ये लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए, तभी कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 और an रिप्लेस कीजिए, ये बेसिकली आएगा, ऊपर आएगा cn+1, नीचे आएगा cn, और z वाला पार्ट है उसमें कुछ फैक्टर कैंसिल करेंगे, ये बेसिकली आएगा z माइनस z नॉट। जो an और n+1 था उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, यू विल गेट दिस z माइनस z नॉट होल टू द पावर n, ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें z माइनस z नॉट तो n पे डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। z माइनस z नॉट वाला पार्ट लिमिट पे डिपेंड नहीं करता, उसको बाहर लिख दिया, n पे डिपेंड नहीं करता। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड cn+1 अपॉन cn, दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन 1। तो इसका मतलब है ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगा, देखिए जब हम रीजन की बात कर रहे थे, मॉड z माइनस z नॉट, जो लिमिट है उसको राइट हैंड साइड में चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो ये राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड cn अपॉन cn+1। आएगा ये एवरीवन? सर लिमिट n अपॉन टू 0 नहीं होगी अगर उधर लेके जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे ये a by b है, इधर जाके b by a हो जाएगा, और लिमिट कैसे रखेंगे सर? लिमिट सेम रहेगा। ओके सर। तो इसका मतलब है जो पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखा गया था पिछले स्लाइड में, वो कन्वर्ज करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये बता सकता है ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है बॉक्स के अंदर, ये कंडीशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कन्वर्ज करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल के अंदर के पॉइंट्स, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्कुलर डिस्क है। हमने आई थिंक थर्ड क्लास में हमने सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क के बारे में पढ़ा था। अब देखिए ये ओपन सर्कुलर डिस्क है, इट इज नथिंग बट ए ओपन सर्कुलर डिस्क। ओपन बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है, लेस देन है, तो इट इज एन ओपन सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के बारे में कैसा इक्वेशन होता है, कैसे हम लिखते हैं, ये हमने सेकंड थर्ड क्लास में डिस्कस किया था अबाउट ओपन सर्कुलर डिस्क। इसको ओपन सर्कुलर डिस्क इसलिए बोल रहे हैं, देखिए ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये जस्ट नंबर ही तो आएगा। cn और cn+1 क्या है, ये सब n पे डिपेंड करता है, इसमें तो z कहीं पे नहीं आएगा। तो जब भी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कोई नंबर ही आएगा, z पे डिपेंड तो करेगा नहीं, सम नंबर। तो यहाँ पे इस रीजन को आप लिख सकते हैं मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन r। मतलब जो सीरीज है, पावर सीरीज एक्सपेंशन है, वो इस कंडीशन में कन्वर्ज करेगा। और ये कंडीशन बेसिकली एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशन बेसिकली एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। सर ये r कैसे लिख दिया? r एक नंबर ही तो आएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू, नंबर को r लिख दिया, ये नंबर ही तो आएगा, ये नंबर को r रिप्रेजेंट कर दिया। नोटेशन है सिंपल, आपको जो पसंद है वो abcd लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर ही आएगा। यहाँ पे हम r यूज कर रहे हैं बिकॉज ये सर्कुलर शेप क्या आएगा और ये सर्कल का रेडियस होगा, इसलिए हम r यूज कर रहे हैं। बेसिकली एक नंबर आएगा जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। और ये जो r है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बस यहाँ पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक सर्कुलर डिस्क है, उस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोला जाता है। तो जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है वो इस रीजन में कन्वर्ज करेगा। इस रीजन में कन्वर्ज करने का मतलब है इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लीजिए,
ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट को अगर आपने सीरीज एक्सपेंशन में रिप्लेस किया तो सीरीज का सम फाइनाइट आएगा। इस रीजन में कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उस पॉइंट को आप सीरीज में रिप्लेस कीजिए, सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, मतलब कन्वर्ज करेगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और हमने यहाँ पे कैसे ये पता किया? पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्जेंट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये रेशियो टेस्ट से आया। यहाँ पे हमने an और n+1 को रिप्लेस करके ये कंडीशन, और ये कंडीशन बेसिकली एक ओपन सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्कुलर डिस्क के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उसके लिए पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा, मतलब सीरीज का सम फाइनाइट आएगा। इसको बोला जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसलिए कुछ देर पहले पूछा था ना, नेबरहुड कैसे डिसाइड करेंगे, कहां तक लेना है, तो यहां तक डिसाइड करेंगे। ये Z0 के अबाउट ये नेबरहुड ही है, ये सर्कुलर डिस्क शेप का है। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। जो नेबरहुड बोला गया था, तो नेबरहुड में कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये बेसिकली नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मैं तो आगे प्रोसीड करता हूं, इसको ड्रॉ करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन, अब पावर सीरीज एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट कर रहे थे? Z0. Suppose Z0 is this. Now जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वहां पे आया, mod Z minus Z0 लेस देन R, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटर कहां पे होगा? Z0 पे। तो Z0 को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस R है। लेकिन मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कल जो है या सर्कुलर डिस्क जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जरूरी नहीं है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो Z0 पे सेंटर है और रेडियस है R यूनिट्स। तो ड्रॉ किया हमने। तो बताइए ये जो यहाँ पे रीजन आया था, ये कौन सा रीजन है, कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा है? ये इक्वेशन जो है Inside the R, sir. इनसाइड द सर्कल, ये जो कंडीशन है, ये जो पॉइंट सर्कल के अंदर है वो सेटिस्फाई। ऊपर वाले पॉइंट्स क्या करेंगे? No, sir. बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। अगर ऊपर वाले पॉइंट्स होते ऑन द सर्कल तो यहाँ पे इक्वल साइन होता। लेस देन का मतलब है इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू का मतलब है ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन का मतलब है आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखा गया था, f of z इक्वल टू समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn, ये लिखा गया था। अब वहां पे मैंने z को क्या बताया था? ये जो z है, ये z क्या है? एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ Z0। ये एनी पॉइंट है इन द नेबरहुड ऑफ Z0। तो यहाँ पे नेबरहुड का मतलब है जो सर्कुलर डिस्क है। सो दिस इज एनी पॉइंट विद इन द सर्कुलर डिस्क। जो ऊपर सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन लिखा गया है, उस सर्कुलर डिस्क के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं। और आप देख सकते हैं ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो Z0 के नेबरहुड में ही आएंगे, जो सर्कुलर डिस्क है। बिकॉज़ सेंटर कहां पे है? Z0 पे, इसलिए नेबरहुड ऑफ Z0। दिस इज एनी पॉइंट विद इन द सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट। कितने पॉइंट्स है सर्कुलर डिस्क के अंदर? Infinite. इनफाइनाइट। तो सर्कुलर डिस्क के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा। कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, सीरीज कन्वर्ज करेगा। सीरीज कन्वर्ज करने का मतलब सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट आएगा। जो सम ऑफ द पावर सीरीज है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। इसके लिए आप इस सर्कुलर डिस्क के अंदर कोई भी पॉइंट इसमें रिप्लेस कर दीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये सम जो है वो फाइनाइट आएगा। मतलब सर्कुलर डिस्क के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। सपोज आपने ये लुक पॉइंटर, आपने ये पॉइंट लिया, ठीक है। सपोज मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, देखिए। सपोज आपने सर्कुलर डिस्क के अंदर ये पॉइंट लिया Z1 या Z2, ऐसा कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके अंदर, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज आपने क्या किया, ये Z1 है, Z1 को Z के बदले रिप्लेस किया। इस सीरीज में Z के बदले क्या रिप्लेस किया? Z1 रिप्लेस किया। तो इस सीरीज का सम जो है वो फाइनाइट आएगा, मतलब कन्वर्ज करेगा। या अगर आपने Z2 लिया, Z के बदले आपने Z2 रिप्लेस किया, इस सीरीज का जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो इस सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल है, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो और Z के बदले वो पॉइंट रिप्लेस करो, सीरीज का सम फाइनाइट आएगा। कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट। इसका मतलब है सीरीज इस सर्कल के अंदर कन्वर्ज करेगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे Z के बदले अगर आप रिप्लेस करेंगे तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, मतलब सीरीज का सम फाइनाइट आएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जो मॉड Z माइनस Z0 लेस देन R है, जिस रीजन में पावर सीरीज कन्वर्ज करता है, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए और Z के बदले वो पॉइंट रिप्लेस कर दीजिए, सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एंड ये रीजन एक सर्कुलर डिस्क शेप का है, तो सर्कुलर डिस्क है तो एक रेडियस भी होगा, तो उस रेडियस को बोला जाता है R, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और R का फॉर्मूला क्या था जो पिछले स्लाइड में कैलकुलेशन किया था हमने? R लिख दिया था ना। R क्या था? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड
Cn अपॉन Cn प्लस 1। लिमिटिंग वैल्यू एक नंबर ही आएगा जिसको हमने r एज्यूम किया था। तो ये फॉर्मूला जो है इसी से आपको क्या पता चलेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जो सर्कुलर डिस्क है उसका रेडियस पता चलेगा। तो इस तरीके से हम पावर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है उस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो लिख सकते हैं। ये r जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, एक नंबर आएगा। और z नॉट तो क्वेश्चन में गिवन होगा। z नॉट क्या है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। z नॉट क्वेश्चन में गिवन होगा, r आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों पता चल जाएगा। ये सेम मेथड जो है, ये जब हम टेलर सीरीज लॉरेंस सीरीज डिस्कस करेंगे वहां पे भी एप्लीकेबल है। तो अभी तक जो बताया गया उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ये लास्ट वाला थोड़ा सा बता देना। कौन सा सर आप जो बोले थे ना रिपीट कर दीजिए, मेरा थोड़ा मतलब इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया था। तो मैंने यहाँ पे बोला ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उस पॉइंट को अगर आप इस सीरीज में रिप्लेस करते हैं तो सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा, तो इसी रीजन को क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दिस वन। और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप है तो रेडियस आएगा, तो r को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और r का फॉर्मूला ये है, ये पिछले स्लाइड में हमने देखा था, इसी को r एज्यूम किया गया था। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन होगा जब कोई पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है और रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कीजिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में z नॉट तो गिवन होगा, z नॉट क्या है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन में z नॉट गिवन होगा, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। जो रेडियस है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ये सेम मेथड जब आप टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज डिस्कस करेंगे वहां पे भी यूज होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए। ये सेम मेथड, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है, यही तरीका टेलर और लॉरेंस सीरीज के लिए भी यूज किया जाता है। तो जब हम टेलर लॉरेंस डिस्कस करेंगे तब डिटेल्स में बताइए, यही मेथड यूज करेंगे वहां पर भी। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस, जो भी हमने कैलकुलेशन किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेशियो टेस्ट, ये रेशियो टेस्ट था, रेशियो टेस्ट को यूज करके हमने जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट किया, रीजन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला ये है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर आपने कहा कुछ फंक्शंस देके पता चल जाएगा कि जब इक्वल टू जब 1 आएगा तब। सर कुछ फंक्शंस का कुछ एग्जांपल बता दीजिए ना। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर। आप बताइए। तो सर जो मैंने अभी यहाँ तक बताया उसमें कोई डाउट नहीं, बताइए, ठीक है। बाकी फंक्शन क्या है वो क्या सारा हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सर ये जो लीड कन्वर्जेंस है ना सर, सर ये जो सर ये और डिफरेंट सीरीज के लिए डिफरेंट होगा सर, यूनिक सर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल अलग अलग होगा, बस r तो cn पे डिपेंड करता है ना, हर सीरीज के लिए cn अलग अलग आएगा। सर इसका मतलब हो गया ना सर, अगर z नॉट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होगा सर। अगर z नॉट चेंज करेंगे बिल्कुल 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 ओके सर। बिकॉज अगर आप z नॉट चेंज करते हैं, देखिए z नॉट क्या है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। अगर आप z नॉट चेंज करते हैं तो cn भी तो चेंज करेगा। अगर आप अलग अलग पॉइंट का बोर्ड एक्सपेंशन करते हैं तो cn भी तो अलग अलग आएगा। तो अगर आप z नॉट चेंज करते हैं तो cn चेंज होगा, और cn चेंज करेंगे तो रेडियस भी चेंज होगा। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिक नहीं है, वो z नॉट पे डिपेंड करता है। आप किसके अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं उस पे रेडियस डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर आपने z नॉट चेंज किया तो cn चेंज होगा, cn चेंज किया तो रेडियस चेंज होगा। तो किसी एक फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिक नहीं है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड करेगा, z नॉट पे। अगर z नॉट चेंज करते हैं सेम फंक्शन के लिए, सेम फंक्शन के लिए अगर हम z नॉट चेंज करते हैं तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी चेंज करेगा। तो किसी फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिक नहीं होता, वो z नॉट पे डिपेंड करता है, ठीक है। z नॉट चेंज करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होगा, ठीक है। इसने क्वेश्चन किया है, राइट, हमने यहाँ पे रेशियो टेस्ट का यूज किया रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बाकी जैसे हमने बताया बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रैबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, उनका हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, रेशियो टेस्ट से ही काम चल जाता है। हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट का यूज करके रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। और वो मोर देन इनफ। अरे 247, अरे 2 ये कुछ स्टूडेंट है बीच में माइक ऑन हो जाता है, माइक तो अपने आप ऑन नहीं होता, मतलब मैं भी लैपटॉप से ही काम कर रहा हूं सर कोई डिसिप्लिन ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आप लोग एमएससी पास आउट स्टूडेंट हो, थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ सर। क्वांटम की क्लास में भी यही होता है। काम के मतलब बच्चे तो नहीं होना, जैसे अगर स्कूल लेवल में ऑनलाइन क्लास होता था उसका समझ में आता है, बच्चे तो स्कूल स्टूडेंट तो नहीं होना आप लोग। सर इसमें से कितने बच्चों के माँ बाप हैं?
ये सही है मैं क्योंकि मैं सही बात बताऊं, मैं भी तो लैपटॉप में स्पीच कर रहा हूं ना, म्यूट अनम्यूट तो अपने आप नहीं होता है। मैं भी जूम ऑलमोस्ट 1 साल हो गए यूज करते हुए। सर ये तो करते हैं। तो एक्चुअली ज्यादातर लोग मोबाइल में करते हैं ना, तो उधर से जब अपना बॉडी डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो दब जाता होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मोबाइल तो स्क्रीन के सामने है। सर हम भी तो करते हैं। वो तो मैं तो फोन चूज करता हूं टेबल पे रख के। सर माइक से बॉडी से क्या लेना देना? सबके साथ नहीं होता, कुछ स्टूडेंट होते हैं। हां सर डिपेंड करता है थिंकिंग पे सर, पर्टिकुलर पर्सन की थिंकिंग पर वो किस तरह बिहेव करेगा सर। वही बात है, जनरल तो नहीं कर सकते, देखिए कुछ स्टूडेंट के लिए होता है। अगर सबके लिए प्रॉब्लम होता तो सबके लिए माइक अपने आप ही ऑन हो जाता। तो प्लीज ये थोड़ा बिहेव कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स सडनली ऑन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। देखिए क्लास आप लोग पता है, आप लोग घर पे हो, सराउंडिंग में पूरा मतलब साइलेंट तो हो नहीं सकता, सब घर में है, घर में सब तो चुपचाप तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है? तो आप सबको थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, जब आपका माइक अनम्यूट ना हो, क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ नहीं, ठीक है? सर हम भी पहाड़ों में जाके पढ़े। वो भी देखिए वही है, जैसे मैं भी क्लास टीच कर रहा हूं, मैं घर में वो रूम में अंदर, रूम के अंदर कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए में भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज़ स्टूडेंट कहां पे है मुझे पता नहीं है। तो अगर आपके सराउंडिंग में नॉइज है तो आप माइक म्यूट तो रख सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। सर ऑफलाइन होगी क्लास? ऑफलाइन होगी क्लास ये सारी? ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। हां गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा तभी कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ ऑर्डर है नहीं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नहीं वो तो सारा गवर्नमेंट पे है ना, वो हमारे पे, हम अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर जाके कोई ओपन तो नहीं कर सकता ना, ठीक है? मतलब ये जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते। अब हो सकता है बहुत जल्दी ओपन कर दें, बट श्योरिटी नहीं है अभी कुछ। बट सर ऑनलाइन भी रहेगी ना क्लास? हां तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ऑनलाइन था। हां बताइए सर, जो ये हमारा नेट का एग्जाम हुआ जून में, तो सर उससे कितने टाइम पहले तक हमारा सिलेबस कवर हो सकता है सर, सभी सब्जेक्ट का? देखो मई तक तो हो जाएगा, मई एंड तक, ठीक है? मई एंड तक जितना जल्दी होने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आई थिंक आप लोग रेगुलर क्लासेस तो चल ही रहे हैं ना? यस सर, आज हमारी 8 आवर्स की क्लास है सर। हां देखिए वो देखो मैक्सिमम जितना हो सकता है वो क्वेश्चन वाला भी ट्राई करें, मैक्सिमम क्लास जितना जल्दी हो जाए, मतलब सिलेबस ज्यादा स्ट्रेच ना हो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हां बताइए सर ये आप एमपी के बाद सर टेंसर पढ़ाएंगे क्या? एमपी खत्म होने के बाद, मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म होने के बाद? देखिए नॉर्मली जो टेंसर वाला पार्ट है ना, गेट के पहले पढ़ाया जाता है। सिंस इस बार का गेट एग्जामिनेशन हो गया है तो चांस कम है, अगर टाइम बचता है तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर टाइम रहता है, ठीक है? जनरली वो गेट के पहले मैं टीच करता हूं, बट गेट तो इस बार का हो चुका है, तो हां सर गेट के पहले आप हर बार पढ़ाते हो ना, तो इसलिए तो अगर टाइम होता है, टाइम बचता है तो पढ़ा दूंगा, ठीक है? थैंक यू। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है, इसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करना है और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस में इसको आर बोल रहे थे, उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हम डिस्कस करेंगे कि पावर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब दो मेथड जो है वो अलग-अलग क्वेश्चन में अलग-अलग मेथड यूज होंगे। कैसे? जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में देखिए ये क्या गिवन है, पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है। यहाँ पे का फंक्शन क्या है हमें पता है, यहाँ पे फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है कहीं पे? हां सर। फंक्शन कहां गिवन है? ये तो सीरीज एक्सपेंशन है ना। नॉर्मली ये जो एक्सपेंशन है इसमें फंक्शन क्या है, साइन कॉस टैन कुछ नहीं गिवन है, जस्ट एक्सपेंशन गिवन है ना। तो मेथड 1 हम कब यूज करते हैं, जब पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो मेथड 1 हम यूज करेंगे जब पावर सीरीज एक्सपेंशन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। बिकॉज़ पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना भी ना एक लेंथी टास्क है, अगर कोई पावर सीरीज एक्सपेंशन ना दिया रहे तब ये कैलकुलेशन काफी लेंथी होगा, तब मेथड 2 यूज करेंगे। तो मेथड 1 कब यूज करते हैं, इफ पावर सीरीज एक्सपेंशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब हम मेथड 1 यूज करेंगे, मतलब ये एक्सपेंशन गिवन है इस फॉर्मेट, ठीक है? क्लियर? तो क्या तरीका है, आपको बेसिकली क्वेश्चन में ये पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन होगा, इससे आप Cn और Z0 आइडेंटिफाई करना। ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन क्वेश्चन में गिवन होगा उससे आप Cn और Z0 क्या है आइडेंटिफाई करना। फिर Cn को यूज करके आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला ये है जो कुछ देर पहले बताया गया। तो Cn आपने आइडेंटिफाई कर लिया, Cn का यूज करके आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर लिया तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा, Z0 तो क्वेश्चन में गिवन होगा। रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, मतलब यही फॉर्मेट गिवन है, ये फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया रेडियस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कीजिए, तो क्वेश्चन में जो पावर सीरीज है उससे आप क्या पता करेंगे, Z0 पता करेंगे और Cn पता करेंगे। Cn पता कर लिया, Cn का यूज करके आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर लिया तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस फॉर्मेट का होता है। Z0 तो आपने पहले पता कर लिया है, ठीक है? तो अगर पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, इस तरीके से हम रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है और इसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कैलकुलेट करने को बोला गया है, रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको
ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है वो इसी फॉर्मेट का है, Cn z माइनस z नॉट होल टू द पावर n। यहाँ पे एक चीज बता दिया जाए, मे बी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसके पहले जो हमने पावर सीरीज लिखा था उसमें n तो 0 से स्टार्ट हुआ था, n जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों के लिए सेम टेक्निक है। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो n 0 टू इंफिनिटी हो या n 1 टू इंफिनिटी हो, रेडियस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंपेयर करके बताइए Cn कितना है, व्हाट इज Cn? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और z नॉट क्या है? 2 z नॉट 2 है। कंपेयर करेंगे तो आपको Cn और z नॉट मिल जाएगा। Cn कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और z नॉट के बदले यहाँ पे है 2। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फॉर्मूला बताया गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड Cn अपॉन Cn प्लस 1, ये फॉर्मूला था। तो Cn और Cn प्लस 1 लिख सकते हैं काफी आसानी से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Cn 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और Cn प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, n के बदले n प्लस 1, तो हमने Cn और Cn प्लस 1 को लिख दिया। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी, n जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब लिमिटिंग वैल्यू पूछा गया है। ये हमने लिमिटिंग वैल्यू वाले पार्ट में डिस्कस किया था, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी था, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या तरीका अप्लाई कर रहे थे, एनीवन? जो हाईएस्ट पावर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टेक्निक है, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, r इक्वल टू 1, सही तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी n का जो हाईएस्ट पावर है वो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे। n का हाईएस्ट पावर देखिए n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर कॉमन लिया, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर। n स्क्वायर जो 2 है, n स्क्वायर हाईएस्ट पावर है तो n स्क्वायर कॉमन लिया, और नीचे भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। तो जब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर कैंसिल कर रहा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, n जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो 1 बाई n है ये 0 बन जाएगा, 1 बाई n स्क्वायर 0, 1 बाई n स्क्वायर 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा 1। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताया गया था, मॉड z माइनस z नॉट लेस देन r। तो z नॉट क्वेश्चन से पता चल रहा है, z नॉट इज 2, तो मॉड z माइनस 2 इज लेस देन 1। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r 1 है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये, ऑब्वियसली सर्कुलर डिस्क है, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन था या उसका पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन था? पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो जैसे मैंने बताया, मेथड 1 कब यूज करेंगे, जब आपको पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन होगा, तो मेथड 1 यूज करके आप रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है, ऑप्शन में ये लिखा रहे, किसी एक ऑप्शन में ये लिखा रहे, या ऐसा हो सकता है जो ऑप्शन में आपको इस रीजन का डायग्राम गिवन, 4 ऑप्शन में 4 डायग्राम गिवन है और आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हैं, डायग्राम मतलब कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में ड्रॉ करना है, इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर कहां पे होगा, 2 मतलब रियल एक्सिस, z इक्वल टू 2 मतलब रियल एक्सिस 2 0, तो z नॉट इज द सेंटर, सपोज दिस इज z नॉट, और सर्कल का रेडियस कितना है, 1। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस सर्कुलर डिस्क के अंदर वाला जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन पावर सीरीज। तो हो सकता है जो ऑप्शंस में ऐसे डायग्राम गिवन हो, तो ये करेक्ट आंसर होगा, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सर इसमें कुछ एरो नहीं आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बेसिकली उससे नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, बट हमें कर्व तो जरूरत ही नहीं है ना, हम तो अंदर वाला रीजन कंसीडर कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो एरो है, एरो हम किसके लिए लेते हैं, कर्व के लिए या अंदर वाले एरिया के लिए? कर्व के लिए। यहाँ पे क्या हम ऑन द सर्कल की बात कर रहे हैं या विद इन द सर्कल की? विद इन द सर्कल। तो यहाँ पे नॉर्मली कर्व जो है उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखिए कुछ नहीं गिवन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मान के चलेंगे, बट उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ, बिकॉज़ हम अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम कुछ नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चलेंगे, बिकॉज़ एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कर्व। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में ऐसे डायग्राम गिवन, तो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई तो करेंगे ही। हां बताइए, ऑप्शन में सर अगर दोनों ऐसे ही दे देता है और एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दे देता है तो ऐसा नहीं देगा, बिकॉज़ दोनों करेक्ट होंगे उस सेंस में।
बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज गिवन है, राइट, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज ही करेक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही करेक्ट होगा। ये चीज हम बाद में देखेंगे। ये इसलिए है, ये कॉची-रेसिड्यू थ्योरम जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। जब हम ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक नोटेशन होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो जो कर्व, जो ये डायरेक्शन है ना, उसके लेफ्ट में जो एरिया होता है वो एरिया कंसीडर करते हैं। जैसे जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो लेफ्ट में कौन सा एरिया आएगा? अंदर वाला। अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो वो बाहर वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला करेक्ट होगा, ठीक है। सर इसका माइक ऑन हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई। मैं ये चीज मेंशन कर देता हूं, जो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, राइट। ऐसा हो सकता है जो डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, मे बी पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये भी एक assumption होता है। सपोज एक कर्व है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C1, और हमने सिमिलर कर्व लिया बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी ने पूछा जी अगर एक ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक ऑप्शन में क्लॉकवाइज होता है, अगर ऐसा हो गया तो वहां पे हम क्या करेक्ट लिखेंगे? सपोज सेम कर्व हमने चूज किया बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज दिस इज C2। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक assumption यूज किया जाता है, वो assumption ये है, एक कर्व जो है, जो क्लोज्ड कर्व है, ये सारे क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। जो क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एनीवन? लेस देन इक्वल टू या लेस देन आर सर? नो, वो तो अलग चीज है। क्लोज्ड कर्व कुछ एरिया बाउंड है, शुरू करोगे उस पॉइंट में आके पहुंच जाओगे पूरा राउंड। सर वो कट नहीं करता, बीच में कट नहीं करता कहीं भी, जैसे 8 बोला ना सर। नहीं, वो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो आप कट करने की बात कर रहे हैं। जब बोलो कट नहीं करेगा, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा हूँ। तो मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होगा क्या? सेम होगा, इट इनक्लोजेस एन एरिया। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये एरिया को इनक्लोज करेगा। ये वेक्टर में भी यूज होगा क्लोज्ड कर्व, ये आप लोगों ने ईएमटी में भी देखा होगा, वहां पे भी क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व की बात करते हैं। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब है ये एक एरिया को इनक्लोज करेगा, और ओपन कर्व का मतलब है ये एरिया को इनक्लोज नहीं करेगा। ओपन कर्व मींस it does not enclose an area. इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, सर्कल जो है वो क्लोज्ड कर्व है या ओपन कर्व है? सर्कल क्लोज है सर। सर्कल, इलिप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे क्लोज्ड कर्व हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ओपन सर, ओपन कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्लोज्ड कर्व हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि ये जो क्लोज्ड कर्व है ये किस एरिया को इनक्लोज कर रहा है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, इस किस एरिया को इनक्लोज कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो assumption यूज किया जाता है, आपको क्या करना है? लुक एट द पॉइंटर। कर्व का जो डायरेक्शन है उस तरफ मूव करना है, कर्व का जो डायरेक्शन है उस तरफ मूव करना है। आपके लेफ्ट में जो एरिया आएगा वो कर्व उस एरिया को इनक्लोज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो बताइए आपके लेफ्ट में कौन सा एरिया है? अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। अंदर वाला एरिया। तो इस केस में जिस एरिया को इनक्लोज कर रहा है वो ये है। आपको कर्व के अलोंग मूव करना है, आपके लेफ्ट में जो एरिया आएगा वो उस एरिया को इनक्लोज करता है। और अगर आप ये जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं, देखिए लुक एट द पॉइंटर, ऐसे मूव करते हैं, तो आपके लेफ्ट में कौन सा एरिया होगा? बाहर वाला एरिया। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एरिया इनक्लोज समझने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। बाद में जब हम रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड है, ये बाहर वाला जो एरिया है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो अंदर वाला एरिया, जब क्लॉकवाइज लेंगे तो बाहर वाला एरिया। और इसमें क्या यूज किया जाता है? लेफ्ट में जो एरिया है, आप कर्व के डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपके लेफ्ट में जो एरिया आएगा वो इसको इनक्लोज करेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इनक्लोजेस एरिया इनसाइड द सर्कल, उस अंदर वाला जो एरिया है वो लेफ्ट में आएगा। और जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज है देन इट इनक्लोजेस एरिया आउटसाइड द सर्कल। अब बताइए, हम जो यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड द सर्कल, हम जो यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है? इनसाइड द सर्कल। नॉर्मली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉ किया जाता है, ऐसे एरो दिया नहीं जाता, लेकिन अगर दिया जाता है कि एक ऑप्शन में क्लॉकवाइज है, एक ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनसाइड द सर्कल है, और इनसाइड द सर्कल कब आएगा? जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो अगर एक ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक ऑप्शन में क्लॉकवाइज होता है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो करेक्ट होगा।
बट सर अगर ऑप्शन में उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया हो कि हमारा जो सर्किल है वो राइट हैंड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तब सर हमें क्या ऑप्शन लगाना चाहिए? क्वेश्चन में सर्कल कहाँ गिवन होगा? नहीं सर, इसमें नहीं सर, जो नेट के पेपर है सर उसमें कभी-कभी ये दिया रहता है कि जो वो हमारा वो रेसिड्यू थ्योरम वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, उसमें नॉर्मली होता है एंटी क्लॉकवाइज में जो रिजल्ट आएगा क्लॉकवाइज में उसका जस्ट ऑपोजिट साइन आता है, वो रेसिड्यू थ्योरम में देखेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा जो रिजल्ट आएगा क्लॉकवाइज में जस्ट ऑपोजिट साइन हो जाता है। इसमें अगर +10 है इसमें -10 आ जाता है, ऐसा होता है। वो हम रेसिड्यू थ्योरम में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, ये इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल कब आएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली डायरेक्शन गिवन नहीं होगा, लेकिन अगर एक ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज एक ऑप्शन में क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला करेक्ट आंसर। हां बताइए सर डाइवर्जेंस के इसमें उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? डाइवर्जेंस के केस में ये मोर दैट माइनस दैट नॉट रिवर्स नहीं हो जाएगा इसका? ग्रेटर देन में डाइवर्ज करेगा ना, हम तो यहाँ पे कन्वर्ज की बात कर रहे हैं। ओके, अगर जैसे ये जो रीजन है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, रीजन ऑफ डाइवर्जेंस है। ये कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस। अगर ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ग्रेटर देन मतलब कौन सा रीजन होगा? आउटसाइड द सर्कल। तो लेस देन आर है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन आर है तो रीजन ऑफ डाइवर्जेंस। क्लियर एवरीवन? एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हैं? यस सर। हेलो सर। हां सर बताइए इक्वल टू के केस में कैसे करेंगे? इसके केस में इक्वल टू वो मेरे बताओ फंक्शन से पता चलेगा, उसमें आ रहा हूं। सर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कहा सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा? सर पॉजिटिव रीजन नेगेटिव रीजन कुछ बात था आपने थोड़ा। नहीं मैंने ये बोला जो कर्व का डायरेक्शन होता है, कर्व का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों होते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कर्व होता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है कर्व का। सर ये पावर सीरीज एक्सपेंशन में तो यही आएगा z - z0 का mod लेस देन r, तो इसमें तो डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी फिर। बिल्कुल सही क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, रेडियस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें फंक्शन गिवन होगा, पावर सीरीज नहीं, और पावर सीरीज हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे बिकॉज़ पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना एक लेंथी टास्क है। तो ये सेकंड मेथड का यूज करेंगे इफ फंक्शन इज गिवन। फंक्शन अगर गिवन है और आपको पूछा गया उस फंक्शन का जो पावर सीरीज एक्सपेंशन होगा उसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत लोग ये करेंगे जो फंक्शन गिवन है तो पहले पावर सीरीज कैलकुलेट करते हैं फिर मेथड 1 अप्लाई करेंगे, वो काफी लेंथी टास्क हो जाएगा। ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, आपने पहले पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया फिर उसमें मेथड 1 अप्लाई किया, ये काफी लेंथी टास्क होगा। मेथड 2 यूज करेंगे तो काफी जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। तो मेथड 2 क्या है देखिए, क्या गिवन है? फंक्शन गिवन, ठीक है। नाउ स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट्स z1 z2 z3 एंड सो ऑन एट व्हिच कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is not analytic। क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, पहले आप चेक कीजिए, ऐसे वो पॉइंट्स पता कीजिए जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है जहां पे एनालिटिक नहीं होता? सिंगुलर पॉइंट्स। ये हमने कल ही क्लास में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट स्टेप है फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट करना। सिंगुलर पॉइंट्स मतलब जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है। तो आपको पहले सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 ये क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स z1 z2 z3 एंड सो ऑन फ्रॉम द पॉइंट z0। मतलब ये जो सिंगुलर पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इन सिंगुलर पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कहां से? z0 पॉइंट से। z0 कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपने सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट किए, उन सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट से z0 पॉइंट से, और z0 कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके अबाउट एक्सपेंशन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो z0 से इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है? दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सपोज ये z1 है और ये z0 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स होते हैं, आपको इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स, इनके बीच में डिस्टेंस होता है मॉड z1 माइनस z0। ये फार्मूला, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे z1 z0 के बीच में मॉड z1 माइनस z0, z2 और z0 के बीच में क्या होगा? मॉड z2 माइनस z0। ये पॉइंट आर्गन प्लेन में कहीं पे भी रहे, फार्मूला यही होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस आप इन फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप था सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस z0 से कैलकुलेट करना। नाउ फाइनल स्टेप, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो मिनिमम डिस्टेंस है will represent the radius of convergence। जो मिनिमम डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी डिस्टेंस आते हैं उनमें जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता चल गया तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पता चल जाएगा।
तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे जब आपको फंक्शन गिवन होता है, आपको पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। पहले सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, देन सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए जेड नॉट से, जेड नॉट क्वेश्चन में गिवन होगा ना, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता चल गया तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पता कर सकते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? मॉड z माइनस z नॉट लेस देन r। r आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये भी आप लिख सकते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, स्टेप्स क्लियर है एवरीवन? यस सर। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया? क्वेश्चन में तो आ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया गया, ये समझना थोड़ा जरूरी है। ये मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया गया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन द कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन, पहला स्टेप हमने क्या किया था? सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किया था, उसी से समझते हैं। तो इन द कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन कुछ सिंगुलर पॉइंट्स, this is z1, this is z2, this is suppose z3। एक फंक्शन है, उसके तीन सिंगुलर पॉइंट्स हैं z1, z2, z3। ये कहीं पे भी हो सकता है, मैंने आर्बिट्री 3 पॉइंट ले लिया। तो z1, z2, z3 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कल भी हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो z1, z2, z3 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एंड सपोज जो z नॉट है वो ये पॉइंट है। z नॉट कौन सा पॉइंट होता है? जिसके अबाउट हम पावर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। तो z नॉट इज द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो z1, z2, z3 सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन के, और z नॉट है सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एक्सपेंशन, और z नॉट के अबाउट ही हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट z नॉट। अब मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया गया आप नोटिस करो। इनसे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तीन अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, ठीक है, तीन अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, d1, d2, d3। मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया गया है? पावर सीरीज में हमने देखा था जो सीरीज है वो कन्वर्ज करना चाहिए, जो सीरीज है वो कन्वर्ज करना चाहिए। आप मुझे ऐसे बता सकते हैं, इसमें z नॉट को सेंटर मान के आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। z नॉट से z2 सर। ठीक है, तो हमें क्या ड्रॉ करना है? वी हैव टू ड्रॉ largest possible circle about z naught, such that the power series expansion converges for all points inside the circle। उसी को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। जो भी हम सर्कल कंसीडर करेंगे उसके अंदर सारे पॉइंट्स के लिए पावर सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए। तो हमें ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ करना है जिस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पे पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करेगा। वी हैव टू ड्रॉ दिस बिकॉज़ जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है, पावर सीरीज एक्सपेंशन जब कन्वर्ज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन पावर सीरीज कन्वर्ज करे। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमने मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया? कोई बता सकता है मिनिमम डिस्टेंस किनके बीच में आएगा? Z नॉट एंड Z2। तो डायग्राम में समझ में आ रहा है मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगा। तो d मिनिमम क्या होगा? मॉड Z2 माइनस Z नॉट। और जैसे मैंने बोला इसी को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मानेंगे मिनिमम डिस्टेंस को। तो सपोज आपने इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, तो हमें एक सर्कल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन और पावर सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए। तो हमने मिनिमम डिस्टेंस लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इससे अगर हम बड़ा सर्कल लेते तो क्या प्रॉब्लम होता? इसमें क्या फायदा है? देखिए इस केस में इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं? एनालिटिक है। तो फंक्शन स्पेसिफिकली डिफाइंड है, हम बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। ये जो सर्कल है इसके अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। और बताइए फंक्शन अगर डिफाइंड है तो पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा, बिकॉज़ जो पावर सीरीज है वो फंक्शन को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस एट ऑल पॉइंट्स। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा सर्कल लेते, दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इससे अगर आप थोड़ा बड़ा सर्कल लेते, सपोज आपने
ये सर्कल कंसीडर किया होता, सेंटर सेम है Z0, आपने ये सर्कल कंसीडर किया होता। अब मुझे बताइए ये जो सर्कल है, ये बिगर सर्कल है, इसके अंदर क्या सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है? नहीं सर, सिंगुलर पॉइंट आ रहा है Z2 पे डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल। ये जो वायलेट सर्कल में ड्रॉ किया है, इस सर्कल के अंदर Z2 पॉइंट है। Z2 क्या था? सिंगुलर पॉइंट। तो Z2 सिंगुलर पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा सर। तो हम बोल सकते हैं जो वायलेट सर्कल, जो बिगर सर्कल लिया गया है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन का जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। पावर सीरीज एक्सपेंशन विल नॉट कन्वर्ज फॉर ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स के लिए पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज नहीं करेगा। सर हम इसीलिए तो कम से कम डिस्टेंस लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना आ सके और हमारा फंक्शन एनालिटिक रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिकॉज हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करना चाहिए। पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करने का मतलब फंक्शन डिफाइंड होगा। उसका वैसे सोच लो, पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करने का मतलब क्या बताया गया था? सम ऑफ द पावर सीरीज फाइनाइट आएगा। पावर सीरीज कन्वर्ज करने का मतलब है सम ऑफ पावर सीरीज फाइनाइट आएगा। सम ऑफ पावर सीरीज फाइनाइट आने का मतलब फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? डिफाइंड होगा। पावर सीरीज का सम फाइनाइट आने का मतलब है फंक्शन भी डिफाइंड होगा। इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस हम इसलिए ले रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना आए। हम मिनिमम डिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना आए। बिकॉज अगर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा, सिंगुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज नहीं करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं सच दैट उस सर्कल के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना आए, उस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो और पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करे। बिकॉज जिस रीजन में पावर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज करता है उसी को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। जस्ट 1 मिनट। अगर आपने इस सर्कल से थोड़ा भी बड़ा सर्कल ले लिया, जैसे वायलेट सर्कल है, अगर आपने बड़ा सर्कल लिया, प्रॉब्लम ये होगा कि इसके अंदर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। सिंगुलर पॉइंट आने का मतलब है इस सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर आपने वायलेट सर्कल ले लिया तो वायलेट सर्कल के अंदर Z2 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस सर्कल के अंदर पावर सीरीज कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है। तो हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बोल सकते। तो मिनिमम डिस्टेंस इसलिए लिया जाता है कि कोई भी सिंगुलर पॉइंट इस रीजन के अंदर ना आए। इससे फायदा होगा, इस रीजन के अंदर कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक है, पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा। बताइए क्या क्वेश्चन है? सर अगर सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इसका सम इनफाइनाइट आता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, यही पूछना था बस। अगर ये बड़ा सर्कल लेते हैं तो सिंगुलर पॉइंट अंदर आ जाएगा और सिंगुलर पॉइंट अंदर आने का मतलब सीरीज डाइवर्ज करेगा, मतलब सीरीज का सम इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ बताइए। सर सर्कल के ऊपर आ जाए सिंगुलर पॉइंट तो सर्कल के ऊपर आ जाए। ओके, अब कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, अब मुझे बताइए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने लेस देन आर लिया था ना, जो मैंने बोला था ये जो इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 वाला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, वो फंक्शन देख के पता चल जाता है। अब मुझे बताइए ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो स्मॉलर 1 है, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है? इस सर्कल के ऊपर क्या फंक्शन एनालिटिक है? नो सर। नहीं है, बिकॉज इस सर्कल के ऊपर Z2 पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, सिंगुलर पॉइंट है। तो क्या हम यहाँ पे इक्वल साइन लेंगे? नहीं लेंगे। जैसे मैंने बोला था फंक्शन देख के आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, अंदर मतलब लेस देन आर। अगर आपने सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स की बात की तो देखिए इस सर्कल के ऊपर एक सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मतलब सर्कल के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो बताइए यहाँ पे लेस देन आर लेंगे या लेस देन इक्वल टू आर लेंगे? लेस देन आर। लेस देन आर। तो हम क्या बोलेंगे? देखिए जस्ट 1 सेकंड, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला था फंक्शन देख के आप बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मॉड z माइनस z0 लेस देन r। लेस देन r मतलब इनसाइड द सर्कल। इसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो इस रीजन में पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा, इसी को हम बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एंड मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r के लिए कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा? इक्वल टू r के लिए डाइवर्ज। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए पावर सीरीज डाइवर्ज करेगा। इक्वल टू r का मतलब ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन r का मतलब आउटसाइड द सर्कल, दोनों के लिए ही डाइवर्ज करेगा। यहाँ पे इक्वल टू में सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड हो रहा है इसलिए सीरीज डाइवर्ज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या यहाँ हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि Z2 माइनस Z0 होना चाहिए? बस 1 सेकंड। नो वो तो उस प्रॉब्लम में था ना, अब क्वेश्चन में तो वो चेंज हो सकता है ना। ओके सर, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, Z2 मिनिमम डिस्टेंस में था। हेलो सर। ठीक है, यहाँ पे जो r चूज करेंगे इट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। अब जो भी आए, जो हमने पिछले स्लाइड में ड्रॉ किया था उसमें Z2 के साथ मिनिमम डिस्टेंस आया था, वो Z1 के साथ भी आ सकता है, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है।
और जेड नॉट पे डिपेंड करता है। हाँ, बताइए बताइए। सर जैसे हम एक ही सिंगुलर पॉइंट हम इंक्लूड कर दे रहे हैं तो सर टर्म्स हमारे इनफाइनाइट हो जा रहे हैं सर, इसके बारे में बता सकते हैं कि मतलब कैसे हो रहे हैं ये infinite? मतलब समझा नहीं क्वेश्चन। एक ही सिंगुलर पॉइंट, सर जैसे हम एक ही सिंगुलर पॉइंट जैसे इंक्लूड कर रहे हैं सर्कल में तो ओके, सर हमारे पास जो टर्म्स हो जा रहे हैं वो इनफाइनाइट हो जा रहे हैं। सम जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। ओके, अब हाँ देखिए हाँ अगर आप सिंगुलर पॉइंट को इंक्लूड करेंगे क्या दिक्कत आएगा, देखिए समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn z माइनस z नॉट होल टू द पावर n, ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है। अगर आपने सिंगुलर पॉइंट को इंक्लूड कर लिया क्या दिक्कत होगा, देखिए ये जो फंक्शन है ये क्या सिंगुलर पॉइंट एनालिटिक होगा? अगर आपने सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड कर लिया नॉट एनालिटिक। तो ये एनालिटिक नहीं होगा एट सिंगुलर पॉइंट्स। अगर ये एनालिटिक नहीं है इससे क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन डिफाइंड ना होने का मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा? इनफाइनाइट। तो अगर आपने सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड कर लिया दिक्कत ये होगा सिंगुलर पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो सिंगुलर पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड मतलब वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो बताइए फंक्शन का वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इस सीरीज का सम भी कितना आएगा? इनफाइनाइट तो आएगा। ये सीरीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को। अगर फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है तो सीरीज का सम भी कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो सम ऑफ द पावर सीरीज, जस्ट 1 मिनट, यस विल बी इनफाइनाइट। और पावर सीरीज का सम इनफाइनाइट आने का मतलब डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। इसलिए बोल रहे हैं सिंगुलर पॉइंट अगर अंदर चला आया तो वो डाइवर्जेंट नेचर का हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट आएगा, तो सीरीज का सम भी इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब डाइवर्जेंट। इसलिए हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर सिंगुलर पॉइंट ना हो, ठीक है? इसलिए हमने मिनिमम डिस्टेंस कंसीडर किया। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर इन दिस पावर सीरीज cn जो होता है cn सर डिफरेंशियल टर्म्स को कैरी करता है ना सर। हाँ, और सर ये अगर एनालिटिक होगा तो उसका डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो जो सर डेरिवेटिव अगर नॉट एनालिटिक होगा। हाँ यस सर, सीरीज अगर हमने वो वाला पॉइंट इसमें सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड कर दिया तो सर cn जो होगा उसका डेरिवेटिव के साथ उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा ना सर, इनफाइनाइट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हैं। जो नेबरहुड है, जब सिंगुलर पॉइंट अंदर आ जाएगा तो नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम होगा सीरीज लिखने में। हाँ बताइए। सर मेरे लिए यही नोट्स है सर, तो फिर सर वहाँ पर आपने सर्कल नहीं लिखा है, वो लिख दीजिए ना पीछे स्लाइड में। क्या नहीं लिखा है सर पिछले यहाँ पर सर लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल अबाउट z इक्वल टू z। ओके ओके, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल। और कोई डाउट इसमें? समझ में आया मिनिमम डिस्टेंस क्यों लिया जा रहा है? जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए। जो भी सर्कल चूज करेंगे उसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट होगा तो सीरीज मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, सीरीज डाइवर्ज कर जाएगा। और ये कैलकुलेट करने का तरीका जो बताया गया वो ये है, पहले सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिर सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये लिख सकते हैं, लेस देन आर, ग्रेटर देन आर हो, इक्वल टू आर हो, सीरीज डाइवर्ज करेगा। लेस देन आर के लिए कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए डाइवर्ज करेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, इक्वल टू आर के लिए क्यों डाइवर्ज कर रहा है? एनीवन बताइए, तो समझ में आया तो? इक्वल टू आर के लिए सिंगुलर पॉइंट उसपे है। इक्वल टू आर का मतलब है ऑन द सर्किल, इक्वल टू आर का मतलब है ऑन द सर्किल, और सर्किल के ऊपर भी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इक्वल टू आर के लिए डाइवर्ज कर रहा है। सिर्फ लेस देन आर के लिए कन्वर्ज करेगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। फंक्शन गिवन है, उसका पावर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू 0, उसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आप इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करने बैठो ना, उसी में 10-15 मिनट चला जाएगा मिनिमम। तभी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, मतलब कर पाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है, तो काफी लेंथी कैलकुलेशन, तो मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है। तो ये फंक्शन गिवन है, किसके अबाउट एक्सपेंशन है? 0 0। इसका मतलब z नॉट कितना है? 0 बिकॉज़ जिसके अबाउट एक्सपेंशन होता है उसी को हम z नॉट बोलते हैं, तो z नॉट का वैल्यू है 0। तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था? इसके सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। सिंगुलर पॉइंट मतलब कहां पे एनालिटिक नहीं है। अब देखिए ये जो फंक्शन यहाँ पे है ये किस फॉर्मेट का है? फाई ऑफ z अपॉन g ऑफ z। कल क्लास में डिस्कस किया था, ऐसे डिवीजन का फॉर्म में रहता है, तो सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब g of z नॉट इक्वल टू g ऑफ z 0 बनता है, सिंगुलर पॉइंट के लिए g ऑफ z 0 बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर है। तो स्टेप 1 सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो बता सकते हैं इससे क्या पॉइंट आ रहा है? -1 -1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये तीन सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z1 z2 z3। कितने भी आ सकते हैं, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट भी आ सकते हैं,
नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कहां से? Z0 से। तो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली चेक करके देखिए क्या रहा है। मॉड Z1 माइनस Z0, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि दो डिस्टेंस सेम आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है सारे डिस्टेंस अलग अलग आने चाहिए। तो Z0 क्वेश्चन में गिवन है, कितना आ रहा है डिस्टेंस? 1 पहला वाला कितना आएगा? 1। सेकंड 2 माइनस आई क्यों आएगा? मॉड लेंगे ना, 1 2 2 आएगा। मॉड लेना है, आयोटा नहीं आएगा। Z0 के बदले 0 रिप्लेस कर दीजिए, Z1 Z2 Z3 है, कैलकुलेट कीजिए, मॉड आएगा 1 2 2। तो डिस्टेंस सेम है, आ सकता है, ये डिस्टेंस सेम है तो पॉसिबल हो सकता है ना, वो तो पॉइंट पे डिपेंड करता है। लास्ट स्टेप 3, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, तो 1 होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो इस केस में 1 है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड Z माइनस Z0 लेस देन 1। तो Z0 का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, 0 है, तो मॉड Z लेस देन 1। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड Z लेस देन। हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किया और सिंगुलर पॉइंट से हमने ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट किया। कांसेप्ट क्या था? ऐसा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, जिसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने मिनिमम डिस्टेंस लिया है। ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करते, फिर मेथड 1 अप्लाई करते, आंसर यही आता, लेकिन काफी लेंथी कैलकुलेशन होता। इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करो, फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करो मेथड 1 यूज करके, तो काफी लेंथी टेक्निक है। इसने क्वेश्चन किया पावर सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, उसी में हम देखेंगे कि इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने दो मेथड डिस्कस किए। मेथड 1 का यूज करेंगे जब पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन होगा, और मेथड 2 का यूज करेंगे जब फंक्शन गिवन होगा। मेथड 1 यूज करेंगे जब पावर सीरीज एक्सपेंशन गिवन होगा, मेथड 2 यूज करेंगे जब फंक्शन गिवन होगा। सॉल्यूशन क्लियर एवरीवन? यस सर। और एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे ये मोड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू है या फिर वो जो मोड हम निकालते हैं अंडर रूट करके वो वाला है? वही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैलकुलेट करते हैं, वही टेक्निक है जो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन गिवन है tan हाइपरबोलिक z। इस फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और z0 गिवन है आयोटा पाई बाई 4। z0 आपका ऑलवेज 0 होगा जरूरी नहीं है, z0 आपका 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस केस में कॉम्प्लेक्स है, आयोटा पाई बाई 4। तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन कीजिए। पहले सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? tan हाइपरबोलिक z को हम लिख सकते हैं sin हाइपरबोलिक z by cos हाइपरबोलिक z। डिवीजन का फॉर्म में लिख लेते हैं, sin हाइपरबोलिक by cos हाइपरबोलिक, तो phi अपॉन g। नाउ सिंगुलर पॉइंट का मतलब है डिनोमिनेटर 0 होगा, सिंगुलर पॉइंट का मतलब है डिनोमिनेटर 0 होगा, तो g ऑफ z इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन एक बार नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। जैसे मैं यहाँ पे tan हाइपरबोलिक के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, नेट एग्जामिनेशन में sec हाइपरबोलिक z के लिए पूछा गया था। जैसे tan हाइपरबोलिक है, नेट में sec हाइपरबोलिक के लिए पूछा गया था। तो g ऑफ z, तो g ऑफ z है cos हाइपरबोलिक z, ये 0 होना चाहिए। अब इसका सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? cos हाइपरबोलिक z को cos में चेंज कर लीजिए। क्या होता है cos हाइपरबोलिक को cos में चेंज करेंगे तो? सेकंड क्लास में बताया गया था, cos आयोटा z। cos हाइपरबोलिक z को लिख सकते हैं cos आयोटा z। अब बताइए cos थीटा अगर 0 है तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2n + 1 पाई बाई 2। 2n + 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से z पता चल जाएगा, यही सिंगुलर पॉइंट है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा + 1 पाई बाई 2। इसमें n के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे? ठीक है, मतलब कुछ फाइनाइट 0 to ∞, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनाइट नंबर्स होंगे सर, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही। 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू इनफिनिटी। तो इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं? 3-4 भी तो ले सकते थे, इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं? अरे कल बताया गया था, कुछ केसेस में तो 3-4 ही लेते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर क्यों ले रहे हैं बताइए? 4 ले लेंगे सर। कंडीशन ऑफ सिंगुलैरिटी इज फुलफिल्ड बाय इनफाइनाइट cos पॉइंट्स। का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें z के इनफाइनाइट पावर आएंगे। राइट, ये जो cos आयोटा z है या cos हाइपरबोलिक z है, इनका अगर आप एक्सपेंशन लिखते हैं ना, उसमें z का हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट आएगा। cos का अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो z का हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट आएगा, मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इसलिए इनका वैल्यू 0 +- 1 +- 2 सारे लिए गए।
z का हाईएस्ट पावर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो अगर आप n = 0 प्लस माइनस 1 रिप्लेस करते हैं तब देखिए ये सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2, बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, प्लस माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, साथ में एक्स्ट्रा आयोटा है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। These are the singular points of the function. Just n के वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये आ जाएगा। सर फॉर n = 0 यहाँ पर तो खाली माइनस आई पाई बाई 2 आना चाहिए। मैंने नहीं बोला है n = 0 के लिए दोनों आएंगे, आप चेक करके देखो n = 0 के लिए कितना आ रहा है, n = 0 के लिए कितना आ रहा है बताइए, माइनस आयोटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। n = -1 रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, n = -1 प्लस आयोटा पाई बाई 2, दोनों को एक साथ लिखा गया है। तो n = 0 के लिए आएगा माइनस आयोटा पाई बाई 2, n = -1 के लिए आएगा प्लस आयोटा पाई बाई 2, तो हम सब दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है। तो आप कंसेक्यूटिव वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, सिंगुलर पॉइंट्स यही आएंगे। n = 0 के लिए एक ही वैल्यू आएगा, दो नहीं आएंगे। n = 0 के लिए माइनस आयोटा पाई बाई 2, n = -1 के लिए प्लस आयोटा पाई बाई 2, दोनों को एक साथ लिखा है। n = 1 के लिए कितना आएगा, n = 1 के लिए 3 पाई बाई 2 माइनस का माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2 और -2 रिप्लेस कीजिए, -2 प्लस आयोटा 3 पाई बाई 2, उन दोनों को एक साथ लिखा गया है, ठीक है। तो प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 प्लस माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2 यही पॉइंट्स आएंगे, आप कंसेक्यूटिव वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। दिस इज स्टेप 1, क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब स्टेप 2 था डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। स्टेप 2 डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है ना, बेटर है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये समझने में आसानी होगी बिकॉज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ये मॉड वाला कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बेटर आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस किसके लिए आएगा। कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन x y, z0 क्या था, व्हाट इज z0, आयोटा पाई बाई 4 कहां पे होगा, आयोटा पाई बाई 4 कहां पे होगा, y axis, y axis, दिस इज z0, आयोटा पाई बाई 4, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट पाई बाई 4। मैंने फर्स्ट क्लास में देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं x y। ना जो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं वो क्या है, क्या था, प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2, देखिए प्लस आयोटा पाई बाई 2 यहां पे होगा, कोऑर्डिनेट 0 पाई बाई 2, x 0 y पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यहां पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस पाई बाई 2। इसके बाद का पॉइंट आए थे प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, आयोटा 3 पाई बाई 2, तो प्लस आयोटा 3 पाई बाई 2 इज 0 3 पाई बाई 2, और इसका जरूरत नहीं है बिकॉज़ हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2। ऐसा बाकी सिंगुलर पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताइए मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में आएगा, बिकॉज़ वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, i पाई बाई 2 इन दोनों के बीच। सपोज ये z1 है, दिस इज z1, तो z1 और z0 के बीच में जो डिस्टेंस है वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये तो डायग्राम से आई थिंक क्लियर एवरीवन, सारे y एक्सिस के ऊपर ही है। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, d मिनिमम कितना आएगा, पाई बाई 4 सर, पाई बाई 4। ये जो फार्मूला था मॉड कैलकुलेट करना है ना, तो d मिनिमम किसके बीच में आएगा, z1 और z0 के बीच में, तो मॉड z1 माइनस z0 कैलकुलेट कीजिए, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी पाई बाई 4। फाइनल स्टेप, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज पाई बाई 4। रेडियस कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, रेडियस तो एक रियल क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वो रियल क्वांटिटी है। तो r इज पाई बाई 4 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड z माइनस z0 लेस देन r। z0 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आयोटा पाई बाई 4 और रेडियस पाई बाई 4। So this is the region of convergence and this is the radius of convergence. इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। सर उधर cos हाइपरबोलिक जो z अपने उधर नोट किया, हाँ उसमें अगर मैं ऐसे करूंगा e टू द पावर 2z = -1, सेम आंसर आएगा। पर सर ये माइनस साइन नहीं आ रहा है, ये माइनस नहीं आ रहा है ना, अब बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आप n का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं तब सेम पॉइंट है, वो सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, अल्टीमेटली ये पॉइंट सेम आएंगे।
इनका क्वेश्चन ये है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बिकॉज एग्जाम में आपके दिमाग में क्या आएगा पता नहीं है ना, मैं एक मेथड बता रहा हूं, एग्जाम में आप अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो हमने सिंगुलर पॉइंट का कैलकुलेशन किया था ना, ये सिंगुलर पॉइंट का कैलकुलेशन और एक तरीके से भी किया जा सकता है, और उसमें आपको लग सकता है कि कोई अलग आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, सिंगुलर पॉइंट सेम आएंगे। फंक्शन हमारे पास है tan हाइपरबोलिक z। tan हाइपरबोलिक z को हमने लिखा था sin हाइपरबोलिक बाय cos हाइपरबोलिक। नाउ जो सिंगुलर पॉइंट है उसमें डिनोमिनेटर 0 होता है, तो g ऑफ z व्हिच इज cos हाइपरबोलिक z ये 0 है। यहां से हम सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पिछले मेथड में हमने cos हाइपरबोलिक को cos में चेंज कर लिया था और कैलकुलेशन किया। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लीजिए। cos हाइपरबोलिक z 1/2 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा e टू द पावर z इक्वल टू e टू माइनस e टू द पावर माइनस z। साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2z इक्वल टू -1। हमने यहाँ पे जस्ट क्या किया है, हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन। अब ये जो e टू द पावर माइनस z है, e टू द पावर माइनस z, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो e टू द पावर 2z इज -1। अब बताइए ऑयलर्स फार्मूला, -1 के बदले क्या लिख सकते हैं? cos 2n plus 1 pi by 2 plus I sin 2n plus 1 e to the power I 2n plus 1 2n plus 1 पाई। ये हमने ऑयलर्स फार्मूला में डिस्कस किया था। दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करते हैं तो आ जाएगा 2z इज इक्वल टू आयोटा 2n plus 1 पाई। तो यहां से z आ जाएगा आयोटा 2n plus 1 पाई बाई 2। आपको लग सकता है ये क्या सिंगुलर पॉइंट कुछ अलग आया, बिकॉज़ पिछले वाले में तो माइनस आयोटा आया था, यहाँ पे तो माइनस नहीं आया, प्लस आयोटा आया। हमने पिछले वाला मेथड यूज किया था उसमें माइनस आयोटा आया था। ये दोनों सेम आंसर ही है, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे n के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। आप n के वैल्यूज रिप्लेस करके देखो, सेम सिंगुलर पॉइंट्स ही आएंगे। n का वैल्यू 0 प्लस 1 माइनस 1 रिप्लेस करके देखो, ये आएगा प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 प्लस माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2। तो सिंगुलर पॉइंट्स कुछ अलग नहीं आ रहे हैं। तो वहां पे प्लस आयोटा आए या माइनस आयोटा आए, जब आप n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे सिंगुलर पॉइंट सेम आएंगे। तो दोनों मेथड करेक्ट है, आप किसी भी एक तरीके से सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन होता है जो सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करो, अगर यही क्वेश्चन होता सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करो, अगर ऑप्शन में ये दिया रहता है ये भी करेक्ट है, और ऑप्शन में अगर ये दिया रहता है ये भी करेक्ट है, दोनों में गलत कुछ नहीं है। बिकॉज़ आप ये माइनस आयोटा वाला फॉर्म यूज करो जो सिंगुलर पॉइंट आएंगे, ये प्लस आयोटा वाला फॉर्म यूज करो सिंगुलर पॉइंट सेम ही आएंगे। तो ऑप्शन में ये प्लस आयोटा वाला भी रह सकता है, ये माइनस आयोटा वाला भी रह सकता है, अगर सिंगुलर पॉइंट ही पूछा जाए। ठीक है, दोनों सेम। क्लियर एवरीवन? ये ठीक है, मैं जस्ट और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन लेते हैं, बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स में ये जो सिंगुलर पॉइंट का कैलकुलेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। एक फंक्शन देखिए लॉग के फॉर्म में है, बोला गया इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन और उसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और एक्सपेंशन है माइनस आयोटा के अबाउट। तो z नॉट इज माइनस आयोटा। वैसे अगर लॉग फंक्शन रह जाता है तो उस केस में हम सिंगुलर पॉइंट कैसे पता करेंगे? इसमें तो डिवीजन नहीं लिख सकते ना। पिछले दो क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, डिवीजन में लिख रहे थे 5/g, इसको क्या आप डिवीजन में लिख सकते हो? इसके नीचे क्या है 1 है, इसको अगर आप डिवीजन में लिखना चाहे तो बेसिकली तो यही होगा log 4 प्लस आयोटा z और नीचे 1 आएगा। जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज 1 है। तो डिवीजन वाले मेथड से तो ये होगा नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, ये कभी 0 तो नहीं बन सकता। सिंगुलर पॉइंट होने के लिए ये 0 होना चाहिए, बट ये 0 तो नहीं बन सकता, ये तो 1 है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? सर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से 4 प्लस iz को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं, बात ये है, ठीक है, वो देखिए 4 प्लस आयोटा z तो लॉग के साथ है ना, तो वो मल्टीप्लाई करने में बहुत फायदा नहीं होगा, तो 0 बना देंगे। बिल्कुल। log 0 डिफाइंड होता है, log 0 डिफाइंड नहीं होता ना, तो वो टेक्निक आप यूज करेंगे। तो log वाले फार्मूले में, log के वाले फंक्शन में आप डिवीजन वाला टेक्निक यूज नहीं कर सकते। तो log 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे log क्या है 4 प्लस आयोटा z। ये 4 प्लस आयोटा z जब 0 बन जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज़ log 0 नॉट डिफाइंड। फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है तो वो कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। तो log 0 नॉट डिफाइंड। तो 4 प्लस आयोटा z अगर 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है। तो बताइए यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू -4 अपॉन आयोटा। कितना होगा ये? आयोटा 4 आयोटा। तो इस फंक्शन का एक ही सिंगुलर पॉइंट है 4 आयोटा, तो एक ही सिंगुलर पॉइंट है तो एक ही डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तो एक ही सिंगुलर पॉइंट है, सपोज z1,
तो एक ही डिस्टेंस होगा, तो d इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z0। z0 क्वेश्चन में गिवन है, कितना आएगा? 5 सर 5। 4 आयोटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा, तो 5 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा का मॉडुलस कैलकुलेट कीजिए, 5 यूनिट। तो एक ही डिस्टेंस है तो उसी को मिनिमम मान के चलेंगे। जब एक से ज्यादा होता है तो हम मिनिमम लेते हैं, एक ही डिस्टेंस है तो उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज d मिनिमम, जो इस केस में 5 है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इज द फाइनल आंसर। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ठीक है मॉड z प्लस आयोटा लेस देन 5। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तो ऐसा ही है, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, मिनिमम डिस्टेंस ले लो। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए आप सिंगुलर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लॉग के लिए ये डिवीजन वाला मेथड एप्लीकेबल इसलिए नहीं है बस यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, ये 1 0 तो कभी नहीं बन सकता, तो लॉग के लिए ये तरीका अप्लाई करेंगे कि लॉग 0 नॉट डिफाइंड। तो ये जो 4 प्लस आयोटा z है, ये अगर 0 बन गया तो उसका लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो 4 प्लस आयोटा z 0 है तो z आ जाएगा 4 आयोटा। तो दिस इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। उसके बाद तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मिनिमम डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये सारे स्टेप्स क्लियर है एवरीवन? ठीक है यस सर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ बताइए सर, हमारा लास्ट ऑफ 6 फेब को हुआ था सर क्लासेस का, और उसके बाद सर एक भी मतलब एक हॉलीडे लास्ट हमारा 6 फेब को हुआ था, उसके बाद हमारी एक भी हॉलीडे नहीं हुआ सर। हो सकता हो तो सर आप करवा देते सर एक हॉलीडे हमारा। हमारी रिग्रेस क्लासेस चल रही है। चलो मैं एक बार मैनेजमेंट में कन्वे कर दूंगा मैं, ठीक है? जब ब्रेक सर हमारे पीछे का रिवाइज नहीं होगा तो क्या फायदा फिर? हाँ सर पीछे रिवाइज नहीं हो रही, बात तो सही है। ठीक है, मैं मैनेजमेंट को कन्वे कर दूंगा, एक ब्रेक कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो जैसे हमारे पीछे का कोई पेंडिंग भी होता है तो हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे उसमें। मैं बोल दूंगा मैनेजमेंट, बीच में एक दिन ब्रेक कर दिया जाए। हेलो सर। हाँ बताइए सर, अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें सर दो फंक्शंस हो सर और उनका सम हो सर, अब जाके सर हम सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सर? दो फंक्शन का सम है, दोनों का एनालिसिस है, तो दोनों का दोनों सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f of z इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3 प्लस z अपॉन z प्लस 1, ऐसे बोल रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर सम रहता है तो ऐसे करेंगे। अब मुझे बताइए दोनों का अलग अलग सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। ये कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? 3 सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 3। जो सेकंड पार्ट है ये कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? -1। तो जो टोटल फंक्शन है इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। जैसे अगर सम के फॉर्म में रहता है तो आप इंडिविजुअल फंक्शन का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उनको जस्ट सारे पॉइंट्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। सपोज z1 3 एंड z2 -1 ऐसे लिखेंगे। ये टोटल फंक्शन के दो सिंगुलर पॉइंट है। अगर यहाँ पे उसके बाद सेम तरीका है, सपोज आपका z0 जो है वो है 0, तो z0 अगर 0 है तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे d, तो दो डिस्टेंसेस आएंगे, मॉड z1 माइनस z0 मॉड z2 माइनस z0। कितना आएगा डिस्टेंस? 3 and 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 1 या 3? 1 सर। बताइए कोई डाउट है? सर अगर मैं दो फंक्शंस में एक नॉन एनालिटिक होती सर इसी पॉइंट पे सर, फिर भी ऐसे करते सर। सेम तरीका ओके सर, सेम मेथड। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर दोनों को इवन से ऐड कर दीजिए, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए। हेलो सर। हाँ बताइए सर ये थोड़ा स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा डाउट है सर, यदि कोई फंक्शन यदि डिफाइंड नहीं है तब भी सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना? क्योंकि लिमिट के केस में तो हमने ऐसा हाँ बिल्कुल डिफाइंड नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, बट कंटीन्यूअस नहीं है। सर एक सेकंड स्लाइड दिखाना ब्रेक के बाद। जस्ट वन सेकंड, जब हम बोलते हैं ना जो फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसका मतलब होता है, जस्ट वन प्लीज म्यूट रखिए थोड़ा सा। जब हम बोलते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं है मतलब फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसका मतलब फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड हो सकता है, ठीक है? तो फंक्शन डिफाइंड ना होने का मतलब है उसका एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ सर एक सर इसलिए सर एक बार ना मेरा लिमिट वाला जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ रहा था, तब के केस में मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा इस कंडीशन को हमने देखा था, इसलिए हाँ हो सकता है जो अलग अलग आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक चीज पूछना था, मतलब इससे थोड़ा हटके सर। बताइए सर मतलब जो पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है इसके लिए सर कैसे माइंडसेट रखना चाहिए? माइंडसेट मतलब आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं? हाँ एकदम।
देखिए आप ऑलवेज आप ध्यान रखो, आपको दो टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार करने हैं। मैंने आपको बहुत लोगों ने बोला भी होगा आपको। जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल है, ठीक है। फर्स्ट थिंग किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो, तो आपको दो टॉपिक बताने हैं जो इसमें कंफर्टेबल हो क्वेश्चन, ठीक है। अल्टीमेटली वो क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो आप दो टॉपिक बताएंगे वो उनमें ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और मैं जो बोलूंगा, अगर आपको दो टॉपिक पूछा जाए तो दो टॉपिक मतलब आप किसमें बताइए, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड और कौन सा बचा वो देखिए मैथमेटिकल मेथड्स से ना बहुत डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक मैंने बताए, क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी, स्टैट, इनमें से दो टॉपिक बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर सॉलिड स्टेट पे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स मत बताइएगा, बिकॉज वहां पे जो टीचर बैठे होंगे ना वो फिजिक्स के प्रोफेसर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं अगर आप बता भी देते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये तीन चार जो टॉपिक्स है, मेन जो कोर टॉपिक्स है, क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। उनमें आप दो में काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई चीज अगर आपको पता नहीं है, सपोज कोई क्वेश्चन की आपको पता नहीं है, आप डायरेक्टली बोल, आपका वो टॉपिक कभी सुना ही नहीं, अगर सुना ही नहीं तो आंसर कैसे देंगे आप? डायरेक्ट बोल दीजिएगा मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक सुना ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं पढ़ा है। गलत बोलने से नहीं पता है बोलना ज्यादा सही है। और सर अगर ऐसा हो, मतलब कोई क्वेश्चन मतलब पूरा नहीं मतलब आ रहा है, आधा आ रहा है, तब तो हम लोग उसको बोलेंगे हाँ हो जाएगा या छोड़ देंगे उसको। बेसिकली क्या होगा, जैसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, सारे क्वेश्चन आप टोटली सॉल्व कर पाएंगे, मोर देन 50% आप टोटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो चेक करते हैं आप प्रोसीड कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम में, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएंगे। तो प्रोसीड करना इंपॉर्टेंट है, पूरा जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है ये जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई चीज पूरा समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे आइडिया दे सकते हैं जब हम इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, ये होगा